हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द विनीत एजुकेशन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की लर्निंग अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग सीडीपी के अंतर्गत बात करने वाले हैं पर्सनालिटी थ्योरी के बारे में, जिसको दिया था फ्रायड ने। एक्चुअली पर्सनालिटी की थ्योरी जो है वो आपके सिलेबस में दो लोगों को पढ़ना है, फ्रायड को और एरिक्सन को, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे फ्रायड के साइको एनालिटिकल थ्योरी के बारे में कि साइको एनालिटिकल थ्योरी क्या होती है और इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट आता है। आज हम जानेंगे कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे बनता है, उसकी पर्सनालिटी कैसे शेप लेती है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जब हम बात करते हैं व्यक्तित्व के विकास की, तो फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का जो विकास होता है उसके पीछे मुख्य भूमिका निभाता है आपका स्ट्रेस, अर्थात आपका तनाव। अब ये जो तनाव है, इस तनाव के मुख्य 4 सोर्स होते हैं। ठीक, व्यक्तित्व का जो विकास है उसके पीछे मुख्य भूमिका निभाती है एक व्यक्ति का स्ट्रेस, तनाव। अब ये जो तनाव है उसके पीछे भी 4 मुख्य सोर्स हैं जो तनाव को क्रिएट करते हैं। अब ये जो 4 सोर्स हैं उसको बोलते हैं कि तनाव के 4 सोर्स में आपके हैं शारीरिक विकास, कुंठाएँ, आकांक्षाएँ और आपके संघर्ष। ये जो 4 चीज़ें हैं ये तनाव को जन्म देती हैं। जैसे आपके बॉडी का विकास बहुत ज़्यादा हो गया, कम हुआ, मिडिल हुआ, तो ये क्या हुआ, ये आपको तनाव के कारण बनेंगे। उसके बाद आती हैं आपकी कुंठाएँ, दमित इच्छाएँ। जो आपकी दमित इच्छाएँ हैं, जो आपका पास्ट है, वो भी आपकी पर्सनालिटी को शेप देने में अहम भूमिका निभाता है। देन उसके बाद आती हैं आकांक्षाएँ, जो आकांक्षा आपकी है, ठीक है, जो शंका आपकी है वो। और उसके बाद आपके कॉन्फ्लिक्ट। जब ये चारों चीज़ें आपस में इंटरेक्ट करती हैं, रिएक्शन जब इन चारों चीज़ों का होता है, तब आपके व्यक्तित्व का विकास होता है और उस अकॉर्डिंग आप अपने व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से आपका व्यवहार दिखता है, ठीक है। इस ऐसे आपके व्यक्तित्व को शेप मिलती है। तो इसको सिंपल अर्थ में समझ सकते हैं कि मानव का जो विकास होता है, व्यक्तित्व का विकास, उसके पीछे मुख्य भूमिका निभाती है आपके तनाव। और इस तनाव के भी 4 सोर्स हैं। अब ये जो 4 सोर्स हैं, इन चारों सोर्सों का जब आपस में रिएक्शन होता है, इंटरेक्शन होता है, तब आपके व्यक्तित्व का विकास होता है। अब बात आती है कि तनाव, ये तो मेंटल लेवल की प्रोसेस है। तनाव कहाँ होता है? आपके माइंड में होता है। तो अब इस तनाव को समझने से पहले आपको समझना होगा कि माइंड क्या है, माइंड कैसे वर्क करता है। तो अकॉर्डिंग टू फ्रायड हम देखेंगे कि माइंड क्या है। तो जब हम बात करते हैं माइंड के स्ट्रक्चर की, तो इन्होंने आइसबर्ग के माध्यम से माइंड को समझाने की कोशिश की है, जिसमें ये बोलते हैं कि माइंड के 3 लेवल होते हैं। जिसमें पहला आता है आपका ईड, ईगो और सुपर ईगो। इन 3 लेवल पे बन के आपका माइंड बना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपके मेंटल लेवल की संरचना है कि आपका माइंड कैसे बना है। तो ये माइंड को 3 भागों में बांटते हैं। पहले ये बोलते हैं कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। इन 3 लेवल में आपका माइंड बना हुआ है। अब ये 3 लेवल को समझाने के लिए वो आइसबर्ग का सहारा देते हैं। जैसे ये आपका बर्फ़ का टुकड़ा है, जो इतना आपको दिख रहा है, बाकी सब पानी के अंदर है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कि ये जो हम लोग की चेतना है ना, जो कॉन्शियसनेस है, ये तो ऊपरी दिखावा जो देखते हैं। जैसे बोलते हैं कि हम जो देखते हैं ना वो चेतन है, यह वास्तविकता का केवल एक अंश है, लेकिन पूरी वास्तविकता नहीं है। उसके बाद ये करते हैं प्री कॉन्शियस, स्मृतियाँ जो आपके पास्ट हैं, उसकी जो यादें हैं, वो सारी चीज़ें आपकी होती हैं प्री कॉन्शियस में, जिसको आप याद करके चाहें तो उसको रिकॉल कर सकते हैं। जैसे आपकी जो भी चीज़ें आप याद रखते हैं, जैसे किसी का फ़ोन नंबर हुआ, किसी का एड्रेस हुआ, कोई थ्योरी हुई, तो उसको आपने याद कर लिया है, तो वो आपके अचेतन मन में रहेगा, प्री कॉन्शियस में रहेगा। जब आप उसको रिकॉल करना चाहेंगे तो फिर उसको रिकॉल करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये होती है आपकी प्री कॉन्शियस। देन उसके बाद वो बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड। उनकी सारी थ्योरी इसी पे टिकी हुई है, अनकॉन्शियस माइंड पे, जिसमें होती हैं आपकी दमित इच्छाएँ, कुंठाएँ, आपके पास्ट, वो सारी चीज़ें जो पूरी नहीं हुई, उनको पूरी करने की जो चीज़ें
दमित इच्छाएँ हैं, वो रहती हैं आपकी इन 3 चीज़ों में। अब अगेन इन 3 चीज़ों को समझाने के लिए वो बात करते हैं ईड की, ईगो की और सुपर ईगो की, ठीक है? जिसको हम अभी देखने वाले हैं। देखिए, ये आपके माइंड के लेवल के 3 स्तर हैं, जिसको आपने देखा था ना, आपका कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस को, वैसे ही इसको बांटे हैं ये 3 भागों में, ईड, ईगो और सुपर ईगो में। ठीक, अब इन तीनों चीज़ को हम देखेंगे कि ईड क्या है, ईगो क्या, सुपर ईगो क्या, और इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स आती हैं, ये किन चीज़ों से डील करता है, इसको हम देखें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके पेपर में घुमा घुमा के पूछता है, तो इसको आप समझ लीजिए पहले। ठीक है, जब हम बात करते हैं ईड की, तो ईड क्या है, ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, ये तुरंत सुख चाहता है। ठीक, उसके बाद आता है आपका ईगो। ईगो क्या है, ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, वास्तविकता के साथ, कि वास्तविकता क्या है और उसको तालमेल बैठाने की कोशिश करता है। देन उसके बाद क्या होता है आपका सुपर ईगो, जो डील करता है आपके नैतिकता से, जो आपके सोशल वैल्यू हैं, नॉर्म्स हैं, उससे डील करता है। और एक चीज़, ये ईड और सुपर ईगो के बीच तालमेल बैठाने का काम करता है ईगो। ठीक है, जिसको हम अभी पूरी तरीके से उसको देखेंगे। चलिए, तो जब हम बात करते हैं ईड की, कि ईड क्या है, तो ईड जो है वो आपका कार्य करता है प्लेजर के प्रिंसिपल पे, आनंद के सिद्धांत पे। ठीक है, प्लेजर प्रिंसिपल, जो कि ये क्या होता है, ये आपका जन्मजात होता है। ये तर्कहीन और अनैतिक हो सकता है, मतलब इसमें लॉजिक नहीं हो सकती है। इसमें जो भी चीज़ें आती हैं वो नैतिक नहीं हो सकती, अनैतिक होती हैं ज़्यादातर। ठीक है, यह बिना किसी देरी के संतुष्टि चाहता है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन इसको चाहिए, कि मुझे ये अभी चाहिए तो चाहिए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको जो सामान वो चाहिए होता तो चाहिएगा, जब तक उनको नहीं देंगे वो रोते ही रहेंगे। ठीक है, तो उनका जो माइंड है वो इट लेवल पे है। ठीक है, जो कार्य करता है आपके प्लेजर प्रिंसिपल पे। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं सुपर ईगो की, कि सुपर ईगो क्या है। तो जब हम बात करते हैं सुपर ईगो की, सुपर ईगो जो है वो डील करता है आपके मोरालिटी प्रिंसिपल पे। ठीक है, इसकी भूमिका क्या होगी, कि समाज के जो भी नियम हैं, जो भी संस्कार हैं, उसका प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कोई काम हो, जैसे वो गलत हो, तो आपका मन अंदर से होता है ना, कि यार ये गलत है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरी बदनामी ना हो जाए, तो इसलिए ये डील करता है आपकी मोरालिटी से। ठीक, जैसे कार्य क्या है, कि यह व्यक्ति के गलत काम करने से रोकता है। ईड जो है वो अनैतिक मांगों का विरोध करता है। ठीक है, यह करना उचित है कि नहीं, ये डील करता है आपका सुपर ईगो। देन उसके बाद हम बात करते हैं ईगो की। ईगो जो है ये मेन भूमिका निभाता है आपके सुपर ईगो में और ईड में, इन दोनों के बीच मीडिएटर का काम करता है आपका ईगो। ठीक है, ये डील करता है आपके रियलिटी प्रिंसिपल पे, कि वास्तविकता क्या है। इसका काम क्या है, मीडिएटर काम करता है किसके बीच में, सुपर ईगो के बीच में और ईड के बीच में। जैसे ईड कहता है कि मुझे खाने के लिए चोरी करनी चाहिए। ठीक, तो मैं चोरी करूँगा क्योंकि मुझे भूख लगी है, तो मैं चुरा के खाऊंगा। सुपर ईगो कहता है कि नहीं, अगर तुम चोरी करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारी बेइज्जती हो, लोग तुम पे हंसे। ठीक है, तो अब ये जो ईगो होता है, क्या कहता है, कि चलो बीच का रास्ता निकालते हैं। ठीक है, तो पहले क्या कहेगा, जाके घर पे बोलेगा कि मुझे भूख लगी है, ताकि घर से कुछ पैसे मिले और हमारी नीड भी पूरी हो जाए। तो जब ये घर से पैसे मांग के ले जाएगा तो ईड भी सेटिस्फाइड होगा और आपका सुपर ईगो भी सेटिस्फाइड होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं कि जो ईगो होता है ना, वो मीडिएटर का काम करता है। ठीक है, आई होप कि आपको ईड, ईगो और सुपर ईगो समझ में आ गया होगा। जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ईगो जो है इन दोनों के बीच मीडिएटर काम कर रहा है। ठीक है, ताकि आंतरिक जो संघर्ष है, जो आपके माइंड में चीज़ें चल रही हैं, उसको सेटिस्फेक्शन मिल सके। इसीलिए बोलते हैं कि मानसिक संतुलन तब होता है जब आपका ईगो, ईड और सुपर ईगो के बीच में संतुलन बना लेता है। अगर इन दोनों के बीच में संतुलन नहीं बनाएगा तो व्यक्ति के अंदर क्या होगी, एंजाइटी पैदा होगी, और उससे क्या होगा कि मानसिक विकार उत्पन्न होगा। इस तरीके से वो सही से भूमिका अपने समाज में नहीं निभा पाएगा। सो हम लोगों ने देख लिया कि व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है। ठीक है, किन चीज़ों से व्यक्तित्व का विकास होता है, कैसे विकास जो शेप लेता है एक मानव का। इस व्यक्तित्व के विकास को इन्होंने 5 अवस्थाओं में बांटा है,
जिसमें ये बोलते हैं कि व्यक्तित्व का जो विकास होता है ना, उसकी मुख्य भूमिका जो होती है स्ट्रेस होती है। अब ये जो स्ट्रेस होता है, ये स्ट्रेस लिबिडो पे वर्क करता है। ठीक है, अब इसके अलग अलग 5 लेवल में इसमें वो बात करते हैं। पहले ओरल स्टेज की, मुखी अवस्था। ठीक, दूसरा ये बात करते हैं गोदी अवस्था अर्थात एनल स्टेज। थर्ड स्टेज इनकी है फैलिक स्टेज। एंड फोर्थ है आपकी लेटेंसी स्टेज। एंड 5 है इनकी जेनाइटल स्टेज। ये 5 स्टेज हैं जिससे उसके व्यक्तित्व की अवस्थाएं होती हैं, जिस स्टेज से होकर व्यक्तित्व का विकास होता है। ठीक है, ये अवस्था आपके पेपर में पूछी जाएंगी, तो इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, अब हम एक एक अवस्था को समझने की कोशिश करेंगे। तो जब हम बात करते हैं मुखी अवस्था की, ठीक है, एनल स्टेज की, ओरल स्टेज की, कि ओरल स्टेज क्या है, तो ये बोलते हैं कि ओरल जो स्टेज है ना, ये बर्थ से 18 मंथ तक चलती है। ठीक है, जिसको ये बांटे हैं 2 स्टेज में। इसमें भी 2 अवस्थाएं होती हैं, जिसको बोलते हैं सकिंग स्टेज और बीटिंग स्टेज, चूसन की अवस्था और काटने की अवस्था। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो 0 से 8 साल का बच्चा होता है ना, वो उसका जो लिबिडो है, लिबिडो का मतलब होता है प्लेजर, या इसको आप जो है कि सेक्सुअल प्लेजर को भी बोल सकते हैं। ये सेक्सुअल प्लेजर की बात करते हैं, तो ये बोलते हैं कि लिबिडो जो है वो आपका किसी भी व्यक्ति जो बालक है उसको किसी भी चीज़ को चूसने से मिलता है। जैसे वो अपने माँ का स्तनपान करता है तो उसको लिबिडो की प्राप्ति होती है, अर्थात उसको सेक्सुअल प्लेजर मिलता है। अब उसमें क्या होता है कि इसमें 2 चीज़ें होती हैं, जिसमें बोलते हैं कि मानसिक आघात। फर्स्ट मानसिक आघात, कि जब आप छोटा बच्चा है, जब वो स्तनपान कर रहा है, तो स्तनपान करते करते 8 महीने के बाद अगर आप उसको स्तनपान छुड़ाएंगी तो उसके जगह आप कुछ खाने को देंगी। ठीक है, तो जब आप उसको स्तनपान करना छुड़ाती हैं, अपना दूध खिलाना छुड़ाती हैं, तो वो क्या करता है कि उसका प्रथम मानसिक आघात होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आप, जब आप बच्चा का स्तनपान कराना छुड़ाएंगी तो उसको कुछ खाने के लिए देंगी। जब उस चीज़ों को खाएगा तो क्या करेगा, काटेगा पहले। तो ये जो काटता है वो चीज़ों को ना, इसमें उसकी द्वितीय मानसिक आघात होती है। इसमें क्या होता है कि वो अपनी माँ से लव भी करता है और हेट भी करता है। वो लव जो दिखाता है जब उसकी माँ स्तनपान करती है, और हेट दिखाता है कब, जब वो काटता है अपनी माँ के स्तन को। ठीक है, दूध पीने के दौरान। तो ये 2 स्टेज आपकी होती हैं, जिसको बोलते हैं मुखी अवस्था। देन उसके बाद दूसरी अवस्था आती है आपकी गोदी अवस्था। गोदी अवस्था क्या होती है इस अवस्था को बोलते हैं एनल स्टेज, जो चलती है आपकी 18 से 4 ईयर तक। ठीक, अब ये बोलते हैं कि इसमें क्या होता है ना, कि ये टॉयलेट ट्रेनिंग कंट्रोल होता है। इसमें बच्चा क्या है कि गोदी अवस्था में बार बार पोटी करता है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है आपका कंट्रोल, दूसरा होता है क्रिएटिविटी, एंड तीसरा होता है रिएक्शन फार्मूलेशन। देखेंगे जो बच्चा होता है 8 महीने से 4 साल का, वो क्या करता है कि बार बार पोटी करता है। तो अगर वो पोटी कर रहा है, तो अगर उसमें क्या होता है कि उसके माइंड में 2 चीज़ें होती हैं। पहले तो उसको लगता है कि मैं अपने माँ पिता के सेंटर में हूँ। ठीक है, दूसरा उसको लगता है कि नहीं, माता पिता माता पिता के सेंटर में मैं नहीं हूँ, बल्कि माता पिता मेरे सेंटर में हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब बच्चा छोटा सा है, अगर वो कहीं पोटी कर दिया, अगर उसमें आपने उसको डांटना शुरू शुरू किया, तो उसमें क्या होता है, रिएक्शन फॉर्मुलेशन होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि वह मल मूत्र से घृणा करने लगता है, जिससे उसमें डेवलप होती है कंजूसी। अर्थात जितने भी लोग देखे होंगे ना जो कंजूस होते हैं, उनको छोट पे डांटा गया है कि तुमको पोटी नहीं करनी है, तो वो रोकने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ वो पोटी रोकते हैं, और वही रोकने की चीज़ होती हैं उनको आगे चल के कंजूस बना देती हैं। ठीक है, देन उसके बाद आपका होता है अनुभव का शोधन। अगर मान लीजिए बच्चा है, अगर उसने उसने पब्लिक प्लेस में पोटी कर दिया, तो वहाँ पे आप उसको आराम से समझाएंगे, उसको ट्रेन करेंगे कि बेटा ये पोटी करने की जगह नहीं है, उसका पर्टिकुलर प्लेस बना हुआ, तुमको वहाँ पोटी करनी चाहिए। ठीक है, तो जब आप इस तरीके से उसको डील करेंगी, तो क्या होगा, अनुभवों का शोधन होगा।
सब्लिमेशन होगा, जिससे क्या होगा कि बच्चा आपका समझ जाएगा। अब वो चीज़ों को क्रिएट करना सीखेगा, तो हो सकता है कि वो आगे चल के क्या हो, पेंटर हो या मूर्तिकार बने। तो ये दो चीज़ें होती हैं। आई होप कि आपको गोदी अवस्था समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे स्टेज। अब हम बात करते हैं उसके थर्ड अवस्था की, जिसमें बात करते हैं फेलिक स्टेज, जो आपकी चलती है 3 से 7 ईयर की। अब इसमें क्या होता है कि एक बच्चे का जो जो लिबिडो होता है वो उसके प्राइवेट पार्ट पे स्थित होता है, इसलिए वो बार बार अपने प्राइवेट पार्ट को टच करता है। क्यों? क्योंकि उसको प्लेजर मिलता है। ठीक। अब इसमें क्या होती है कि इस एज में 4 ये डेवलप होती हैं। पहला होता है आपका ओडिपस कॉम्प्लेक्स। इसमें जो होता है, जो लड़का होता है वो अट्रैक्ट होता है अपनी माँ की तरफ। ठीक है। और जो लड़की होती है उसमें डेवलप होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। गर्ल्स का अट्रैक्शन होता है अपने फादर की तरफ, अर्थात लड़की अट्रैक्ट होती है अपने माँ की तरफ और लड़का अट्रैक्ट होता है अपने सॉरी, इसमें क्या होता है कि जब ओडिपस कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है तो जो लड़का होता है वो अट्रैक्ट होता है अपनी माँ की तरफ, और जो लड़की होती है उसमें डेवलप होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इसलिए वो आकर्षित होती है अपने पिता की तरफ। ठीक। इस लेवल पे बच्चा क्या है, वो डिफरेंस करने लगता है लड़के और लड़कियों में। ठीक। वो समझ जाता है कि मैं बड़ा होकर पापा बनूंगा, और लड़की समझ जाती है कि मैं जो जब बड़ी होंगी तो माँ बनूंगी। ठीक है। इसमें दो चीज़ें और डेवलप होती हैं, कंस्ट्रक्शन एंजाइटी और फेनी, ये 4 चीज़ें डेवलप होती हैं आपके फेलिक स्टेज में, जिसकी ईयर आपकी है 3 से 7 ईयर की। ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। इसमें बस ये देख लीजिएगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें डेवलप होती हैं। जैसे इसकी जो अवस्था है 3 से 7 ईयर, पहले आपसे ये पूछेगा फिर इसमें क्या चीज़ें डेवलप होती हैं, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स किसके लिए होती हैं, ओडिपस कॉम्प्लेक्स किसके लिए होती हैं, ये दोनों चीज़ें कब डेवलप होती हैं, उस स्टेज का नाम पूछ लेगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इनके चौथे स्टेज। उसके बाद आपकी आती है लेटेंसी स्टेज, जो चलती है आपके 5 से 12 ईयर की। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो लिबिडो होता है ना वो सुप्ता अवस्था में होता है, इसलिए जो सोशल सर्कल है उसमें सामाजिक विकास होता है। जैसे जो बच्चा है उसमें क्या है कि सामाजिक दायरा उसका बढ़ता है। अब वो जो अट्रैक्शन था अपनी माँ की तरफ बॉय का, और जो वो लड़की है उसका अट्रैक्शन था अपने बाप की तरफ, अब उसमें क्या होता है कि उसमें वो चीज़ें रिस्पेक्ट में चेंज हो जाती हैं। अब वो रिस्पेक्ट करने लगता है अपनी माँ को और अपने पिता को। ठीक है। क्यों? क्योंकि सोशल सर्कल एक्सपेंड होता है, बढ़ता है। ठीक है। ये 3 चीज़ें होती हैं। देन उसके बाद आपका होता है जेनाइटल स्टेज। ये आपका लास्ट है जो कि चलता रहता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि लैंगिकता प्रस्फुटन होता है। ठीक है। मतलब जो बच्चा होता है उसके प्राइवेट पार्ट जो होते हैं उसमें ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। अब वो जो होता है ये शिफ्ट हो जाता है रिलेशनशिप हेट्रोसेक्सुअल, मतलब अब वो सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाने की सोचता है। अब वो दीवा स्वप्न देखने लगता है, नई नई कहानी बनाने लगता है, भरगड़न करने लगता है, अर्थात रिलेशनशिप में जाने की सोचता है। इन सारी चीज़ों उसमें डेवलप होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि उसका ग्रोथ हो रहा है, उसकी बॉडी डेवलप हो रही है। तो इन 5 चीज़ों में आपका लिबिडो अलग अलग जगह पे शिफ्ट होता है। मेन जो थ्योरी आपकी है ये लिबिडो पे बेस है। तो ये रही आपकी फ्रायड की थ्योरी। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर कहीं भी चीज़ें समझ में ना आई हो तो आप पूछ लीजिएगा, लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा कि इसके जितने भी स्टेज हैं डेवलपमेंट के, कितने ईयर चलते हैं और उसमें कौन कौन सी डेवलपमेंट चीज़ें होती हैं, उसको याद रखिएगा, उसको लिख लीजिएगा। और क्लास के बाद मैं आपको पीडीएफ अपने ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप आराम से उसको रीड आउट कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, टेक केयर एवरीवन, कीप लर्निंग गाइस।